स्टूडेंट, आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही आगे प्रोसीड कर देते हैं। आज के अलावा एक लेक्चर और लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, है ना। इसके बाद ये चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। अब सप्ताह में 2 दिन इसको टाइम थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप का हो जा रहा है ना, तो मैं सोचता हूँ कि पहले इसको खत्म ही कर देता हूँ, है ना। आज लगेगा और एक क्लास कल लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक समाप्ति हो जाएगा, ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रो समाप्ति हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको कर ही लेते हैं, तब आगे की तरफ इनऑर्गेनिक तरफ मूव करेंगे। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रो, हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। बाकी उधर आपका इनऑर्गेनिक चलता रहेगा जैसे चलता है। इसके बदले में जो 2 क्लास चलता था आपका फिजिकल, जो 2 क्लास चलता था, इसको 3 क्लास, इसके जगह पे 3 क्लास इनऑर्गेनिक कर देंगे और 3 क्लास ऑर्गेनिक कर देंगे, है ना। अब दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, तो इसको हम सोचे कि खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पिछले क्लासेज में हम लोग ने पढ़ रहा था ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए, और ईएमएफ ऑफ सेल में मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था, जो कि बच्चे अभी तक बना करके भेजे नहीं है। तो नहीं भेजे हैं तो मैं बना देता हूं, ठीक है ना। चलो दबा दो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, यानी कि Zn से, देखो यहाँ पर E दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। Zn से Zn 2 प्लस होता है, दिया हुआ प्लस 0.76 वोल्ट, यानी कि Zn से Zn 2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और Fe से Fe 2 प्लस है तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ तो अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन से क्या देखें हम लोग, Fe2 प्लस है, अब प्लस Zn है, और क्या बनता है मेरे भाई, Zn2 प्लस क्या बनता है, Fe। मैंने पिछले क्लासेज में कहा था कि ये जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो उसके अनुसार पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, वो बताएगा कौन, सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन में देखेंगे कि देख तो Fe2 प्लस ले, Fe बनता है, यहां पर क्या होता है, दिस इज योर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर, यानी कि कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड पे जो वैल्यू पुट करेंगे, ये आयरन वाला पुट करेंगे, और यहां पर मान लो कि तेरा आयरन वाला क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल करेगा तो क्या करेगा, माइनस साइन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। Zn है, Zn2 प्लस होता है, यहां से क्या होता है तेरा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बाबू, एनोड पर। तो सेल रिएक्शन में एनोड का कौन काम करेगा, जिंक वाला काम करेगा, है ना। अब यहाँ पर जो जिंक का वैल्यू दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, लेकिन हमको वैल्यू क्या पुट करना है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस टर्म में मेजर करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ इस्तेमाल कर देंगे। वेरी सिंपल दोस्त, क्या करेंगे हम बोल दो, इसलिए ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, ईएमएफ लिखो, ई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है, आरसी माइनस आरए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या कहीं कहीं क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टैंडर्ड जैसे ही बोला जाता है मतलब कि एक बार प्रेशर, है ना, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन पर मेजर किया गया, तो वहां से टेंशन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं होना है ना। तो कैथोड कौन सा काम किया भाई, Fe वाला रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। चलिए तो कैथोड कहां गया, Fe वाला वैल्यू कहां है, Fe से Fe2 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें पुट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, कितना आ जाएगा, माइनस 0.41, यही है ना, वेरी गुड। फिर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करना है, एनोड कौन सा काम करेगा, जिंक, जिंक वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.76, Zn से Zn2 प्लस, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और हमें पुट करना है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू हमें पुट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस साइन कर देंगे, माइनस 0.76। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस 0.41 माइनस माइनस प्लस 0.76, अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा, तो 0.76 में से माइनस कर दो 0. कितना 41, ये 5, 7 में से 4 गया 3,
जीरो, 0 पॉइंट कितना 35 वोल्ट। जल्दी करो नाफट, यहीं पर देख लो, इधर बन जाएगा यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन है तो जरा सा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन एंड टीन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेरे डाटा में कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या करते थे कि जब तो इस क्वेश्चन में देखा जाए यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते थे बाय द चेंजिंग देयर साइन। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता था, सिर्फ साइन चेंज कर देते थे। तो यहाँ पर तुमको साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तेरा दिया हुआ है तो डायरेक्ट ईएमएफ करना है तो लगा दो। पहले तो सेल रिएक्शन देख लो, सेल रिएक्शन क्या दिया हुआ है देख तो, Fe2 प्लस Sn है तो क्या बनता है Fe प्लस कितना Sn2 प्लस देता है। देख तो Fe2 प्लस Fe बनता है, ये क्या है रिडक्शन कहां पर होगा कैथोड पर, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वाला जो वैल्यू रखेंगे आयरन वाला कहां दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है आयरन माइनस 0 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद Sn से Sn2 प्लस होता है, ये तुम्हारा क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होता है एनोड पे। तो ये वाला जो डाटा देगा क्या देगा तेरा एनोड का वैल्यू देगा, है ना। तो चलो इसलिए ईएमएफ कितना हो जाएगा Rc माइनस R। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड कौन हो रहा है Fe वाला, Fe का वैल्यू कितना दिया हुआ है आयरन, आयरन का मतलब क्या Fe, टीन का मतलब क्या Sn। तो आयरन का कितना माइनस 0.44, ठीक है। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, रिडक्शन कहां पर हो रहा है बाबू Fe2 प्लस ले क्या वैल्यू पुट कर दिया भाई Fe से Fe2 प्लस ले Fe रिडक्शन कैथोड, तो हमने पुट किया आयरन का वैल्यू कितना माइनस 0, ठीक है। एनोड पर कौन सा इधर है ना, Sn से Sn2 प्लस होता है एनोड, Sn वाला वैल्यू कितना है 0.04, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन में देखो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ध्यान दो डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया कितना माइनस 0.14 दिया हुआ है, माइनस 0.44, अब माइनस माइनस प्लस 0.14, अब इसको तुम सॉल्व कर दो 0.44 माइनस 0. कितना 1403 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.0 हो जाए ना, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 0.30, यही ना माइनस 0.30 कर लेना सब अपना, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वोल्ट हो गया। अब रही बात कि सर एक और भी चीज मैंने बोला था स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ई का वैल्यू पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, ई का वैल्यू नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग को बनाकर भेजना चाहिए था, आप लोग नहीं बनाकर भेजे, खैर कोई बात नहीं। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। लिखेंगे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स्ट NERST नर्स्ट इक्वेशन। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन कहता है कि ये ईएमएफ और स्टैंडर्ड ईएमएफ, और कहता है कि सेल के सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनके कंसंट्रेशन के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन जो है कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो रहा है
तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होने वाले जो सेल रिएक्शंस हैं उसके दौरान जो हम ईएमएफ मेजर करेंगे, है ना, और उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ मेजर करेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन होगा उसको मेजर करेंगे। इन तीनों के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन को स्टेबलाइज करता है ना। तो लिखेंगे इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉमा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड concentration of the electrolytic solution, ठीक है। कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, है ना, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसका डेरिवेशन भी हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। देखो लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये भी ज्यादा देख लेंगे। आपको पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद रखिएगा कि डेल जी बराबर होता है -NFE, है ना। एक फॉर्मूला याद रहेगी कि डेल जी नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। जब भी यहाँ पर साइन आ जाएगी तो जीरो लगा दिया जाए, नोट लगा दिया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड पढ़ते हैं और ये हो जाए -NFE नॉट, इस तरीके से स्टैंडर्ड ईएमएफ तो स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी, है ना। सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सिंपल ईएमएफ है जनरल ईएमएफ है तो जनरल फ्री गिब्स एनर्जी, है ना। ये सब इक्वेशन याद रखिएगा, है ना, ये मैंने बता भी चुका है। दूसरी चीज लिखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, है ना। एक और इक्वेशन होता है जिसका नाम है कि डेल जी बराबर डेल जी नॉट, है ना, डेल जी बराबर कितना बाबू, डेल जी नॉट प्लस RT ln और यहां पर कर दीजिएगा Q। ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में ये फॉर्मूला मिलता है ना, और ये फॉर्मूला से हमारा इक्वेशन को डिराइव किया जाएगा। तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा। अब कैसे हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा हमको, लेकिन उसका जाने से भी कोई फायदा नहीं है, उतना इसको डिराइव करके लाने से कोई बेनिफिट नहीं है। हमने वहां से इस इक्वेशन को उठा लिया है और यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन की वजह से इसमें सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नस्ट इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा। जरा देखते हैं, देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डेल जी एंड डेल जी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कहां से मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से। अब इतना बोले से मतलब कि थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है उसमें ये चीज मिलता है, ठीक है ना। देखो हम लोग पुट करेंगे डेल जी के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस RT ln कितना Q, ठीक है। देखो डेल जी को लिख सकते हैं -NFE बराबर डेल जी नॉट को लिख सकते हैं -NFE नॉट प्लस RT है और ln को जब तुम लॉग में चेंज करोगे तो ln बराबर 2.303 लॉग होता है, तो इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ RT और ln के जगह पर लिख सकते हैं 2.303 हो जाएगा और लॉग कितना Q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर NFE है, यहाँ पर NFE नॉट है, हम लोग क्या करेंगे इसको इधर ला दो, है ना, किसको, इसको इधर आइए तो -NFE, अब यहाँ पर कितना जाएगा प्लस हो जाएगा NFE नॉट बराबर 2.303 RT लॉग कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। यहां से देख तो कुछ कॉमन होगा,
NF है, NF है, कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से तुम माइनस NF कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख दे, ई नॉट बराबर कितना 2.303 RT प्लस कितना RT प्लस बाबली RT यहाँ पर क्या लेगा लॉग कितना Q। अब देख तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, NF है, ये क्या बाबू गुना में है, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो E माइनस ई नॉट बराबर माइनस साइन गुनी चले जाएंगे तो माइनस 2.303 RT लॉग कितना Q डिवाइडेड बाई कितना NF हो जाएगा। यहां से NF को उठा करके इधर ले गया, E माइनस ई नॉट हो जाएगा, अब माइनस 2.303 RT लॉग Q पहले से था यहाँ पर, तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन है ना, इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से, हो गया। चल देखो, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना, काम आएगा। इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें रिएक्शन को लिखने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल रहता है, इस सब चीजों पर आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ा सा वही लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। देखो इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, यहां से जस्ट आगे हम लिख सकते हैं इसको E माइनस ई नॉट बराबर कितना बाबा माइनस 2.303 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है N है F है, और यहाँ पर तो log कितना है Q, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम इधर लेकर जाएंगे, E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 क्या हो जाएगा NF, यहाँ पर RT छूट गया है, यहाँ पर RT लिख लीजिएगा, RT log कितना Q, RT log कितना Q हो गया। अब कहता है कि पुट द यूजुअल वैल्यू ऑफ RT है ना F वेयर R क्या है गैस कांस्टेंट, आपको पता है गैस कांस्टेंट है, R का वैल्यू कितना होता है बताओ 8.314 जूल होता है ना, 8.314 जूल होता है जो भी होता है। इसके बाद टेम्परेचर क्या है बाबा केल्विन में कितना 298 केल्विन पुट करना है ना। F क्या है बताओ तो 96,500 कूलम होता है, कूलम पर मोल हो जाएगा, एक मोल चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना इतना होता है, कूलम पर मोल का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 96,500। इसके बाद N क्या है नंबर ऑफ लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सारी चीजें। अब यहां पर तुम वैल्यू पुट कर दो सबका, देख तो तुम सबका वैल्यू अगर तुम पुट करते हो तो इक्वेशन क्या आ जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 R 8.314 T कितना 298 लॉग कितना Q डिवाइडेड बाई कितना बाबू N हो जाएगा IF कितना 96,500 हो जाना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N और यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग कितना Q। ये हमारा आ जाता है इक्वेशन, किसका है नस्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आपको भी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद है करने आता है तो अच्छी बात है ना, नहीं तो बस ये इक्वेशन याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर एक और चीज है कि सर Q क्या है, तो वेयर Q क्या है रिएक्शन कोसेंट, पढ़ा चुका हूं मैं, बता चुका हूं पहले भी हमने रिएक्शन कोसेंट है। तो रिएक्शन कोसेंट को कैसे लिखते हैं आपको पता है, देख तो यहाँ पर रिएक्टेंट है
और यहाँ पर तेरा प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन है। तो जब भी तुम रिएक्शन क्वेश्चन जब तुम लिखता था तो क्या लिखता था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये होता था ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और उसके पावर क्या होता था, एन टर्म। तो कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब बात करेगी, ध्यान रहे, कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेगी, जैसे देखो यहाँ पर ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर हमने N1 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने N2P लिख दिया, है ना। तो जब भी तुम बात करोगे रिएक्शन कोसेंट की, है ना, मतलब पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन कोसेंट की, तो कहता है कि Q बराबर कितना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब बात करते थे तो यही Q एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पर Q जो होता था K के बराबर होता था, K बराबर हो जाता था P बटा में R, P का पावर कितना N2, R का पावर कितना N1। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने लिया, कहता है कि जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करोगे तो ये रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट होता है या प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग को ज्यादातर ये चीज के बारे में नहीं सोचना है ना, सिंपल वे में वेयर Q इज रिएक्शन कोसेंट, और यहाँ पर अगर मान लो कि रिएक्टेंट है बनता है क्या, प्रोडक्ट, इसलिए Q बराबर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा कितना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल रख देना है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात दिख गया, फॉर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट the electrolytic solution in solid phase, अगर सॉलिड फेज में रहेगा, एक्वस फेज में नहीं, किसमें, सॉलिड फेज में, तो कहता है कि आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो सॉलिड फेज में कितना होगा, 1 यूनिटी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, ठीक ना, याद है। सॉल्यूशन में बता भी चुका हूं मैं, है ना। चलो आगे बढ़े, नोट करो इसको, हो गया। चल देख, यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे Q का, है ना, इसीलिए यहां पर E बराबर E0 माइनस 0.059 बटा कितना N, और यहाँ पर लॉग Q की जगह क्या ले देंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, याद रखिएगा। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है सर, आपको रिएक्शन मिलेगा, सेल रिएक्शन मिलेगा, उससे पता चल जाएगा आपको, है ना। N क्या है, लॉस और गेन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। द इक्वेशन सेकेंड इज कॉल्ड नास्ट इक्वेशन, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, देखो ना, अब हमारे सामने बात आएगी कि सर नास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। देखो लिखे ना, एप्लीकेशन ऑफ नास्ट इक्वेशन, नास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या आपका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, यानी कि ओपी भी हो सकता है या आरपी भी
हो सकता है ऑफ द सेल, है ना। अब देखो हमने यहां पर लिख लिया, ए में कर दिया कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग का वैल्यू निकालेंगे किसके माध्यम से, नस्ट इक्वेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं कि यहाँ पर एम है और ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और एम ने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्या बनता है, एम पर एन प्लस पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता है, एक्वस फेज में। तुम यहां से निकाल के इधर तुम भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पर लिखो चाहे यहां से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको समझाने के लिए इसमें से इतना माइनस किया तो ये बना, ठीक है। ये मेटल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्या बना बाबू, प्रोडक्ट बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे जरा देखो, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखना है। नस्ट इक्वेशन का वैल्यू तो पता है, ई हो गया। यहां से क्या होता है, एम से क्या बनता है, एम प्लस एन बनता है। तो देखो यहां पर एम लिखना पहले इस तरह से, फिर यहां पर एम और एन प्लस, ठीक है, फिर बराबर ई नॉट एम से एम प्लस एन हो जाएगा, माइनस कितना था 0.059 बटा में कितना था एन। एन क्या दे, तो कितना इलेक्ट्रॉन एम ने, ये मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एन इलेक्ट्रॉन को। यहां पर नंबर्स ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद लॉग हो गया, क्यू का वैल्यू क्या था, प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन सा, ये वाला, रिएक्टेंट कौन सा, ये वाला। तो प्रोडक्ट कौन सा हो गया बाबू, एम एन प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट कौन सा, एम इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब तो ये किस में है, एक्वस फॉर्म में है, और ये किस में है, सॉलिड फॉर्म में। और अभी भी बताया कि सॉलिड के अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई अगर सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना कंसीडर करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर फाइनल कितना हो जाएगा, ई एम से एम एन प्लस बराबर ई नॉट एम से एम एन प्लस माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग। जब तो यहाँ पर रह जाएगा, इसके कंसंट्रेशन जो रहेगा वही रहेगा, है ना। और नीचे में कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना 1। इसके बटा में 1 करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देंगे। ये हो गया कि सेल का हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू देगा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाया जाएगा, है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड में है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। चलो आप मेरे को क्वेश्चन में बता देता हूं, Zn से बनता है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसके लिए नस्ट इक्वेशन का वैल्यू निकालिए, लिख सकते हैं इसको। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया। चल देख क्या करेंगे इस इक्वेशन के लिए, बोलो। यहां पर एन का वैल्यू कितना है, ये तेरा सॉलिड में है, ये तेरा कितना है, एक्वस में है। एन का वैल्यू रिएक्शन के लिए कितना, 2 लगा दो भैया फॉर्मूला, इसके लिए तो इसके लिए लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा देख तो, ई Zn से Zn2 प्लस बराबर ई नॉट Zn से Zn2 प्लस हो जाएगा, माइनस कितना 0.059 डिवाइडेड बाई कितना, एन का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग प्रोडक्ट कौन सा, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बटा ये सॉलिड में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 हो गया, लास्ट इक्वेशन, है ना। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, जो भी दिया रहेगा इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बोले इसका वैल्यू निकालिए। ये दिया रहेगा, बोलेगा कि स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े।
बी में कर देना रिडक्शन पोटेंशियल को निकालने के लिए, है ना। ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ए में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बी में करना फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो इक्वेशन क्या होगा, जैसे देख तो एम एन प्लस है, इसमें एन इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड करोगे, ये हमारा एक्वस था, तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। एन प्लस है, एम पर एन प्लस है, इतना पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 0। तो ये जो प्रोसेस होगा क्या होगा, अब क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन कहलाएगा क्या। अब रिडक्शन के लिए हम जो पोटेंशियल मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट देख तो, ई एम एन प्लस से एम बनता है बराबर ई नॉट एम एन प्लस ले एम बनेगा माइनस 0.059 बटा में एन लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बटा में कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो प्रोडक्ट कौन सा है, एम है, ये किस फेज में रहेगा, सॉलिड में। तो यहाँ पर एम सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर एम एन प्लस रह जाएगा। और सॉलिड का कितना वैल्यू होता है बाबू, कॉन्सेंट्रेशन 1। तो ई एम एन प्लस से एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस हो जाएगा तेरा 0.059 बटा कितना एन लॉग इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एम एन प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कोई क्वेश्चन ना, बोलेगा कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके बताइए। तो मैंने देखा ऑक्सीडेशन के लिए भी, मैंने देखा रिडक्शन के लिए। जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर भी कैसे लिखा जाएगा। देखो कॉपर 2 प्लस ले, ये आपका एक्वस है ना। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है, कॉपर डिपोजिट कर देता है। कॉपर कितना 0, ये सॉलिड स्टेट में है ना। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, n बराबर कितना, कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन किया 2, तब ये बना है। तो n बराबर कितना 2, ये सब आप इक्वेशन देखकर ही पता चल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट इक्वेशन कितना हो जाएगा, ई कॉपर 2 प्लस ले, कॉपर बराबर ई नॉट कॉपर 2 प्लस ले कॉपर माइनस माइनस 0.059 बटा कितना n का वैल्यू कितना 2 लॉग, ये हमारा कॉपर एक्वस में है। तो ये प्रोडक्ट कितना कॉपर का हो जाएगा, Cu का कॉन्सेंट्रेशन एस फेज में, सॉलिड फेज में, Cu सॉलिड फेज में का कॉन्सेंट्रेशन बटा में कितना Cu2 प्लस एक्वस फेज में हो जाएगा ना। ECU2 प्लस Cu बराबर ई नॉट Cu2 प्लस Cu हो जाएगा माइनस 0.059 बटा में 2 लॉग। देखो ये सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 बटा कॉपर 2 प्लस का कितना हो जाएगा, बोल तो जरा सा, कॉपर 2 प्लस ये चीज है। आगे बस में तो ये फाइनल तेरा नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप जरा देख यहां पर नोट कर लीजिए, नोट कर देखो कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, रिडक्शन पोटेंशियल, किसी के लिए अगर मैं बोलूं कि बताइए सर इस इक्वेशन के अनुसार, हम बोलेंगे कि यहां पर Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा। देखो देखने से क्या लग रहा है कि जैसे मान लो कि इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात नहीं है, किसकी बात हो रही है, ये सिंपल ईएमएफ की या सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज जैसे वो निकलता होगी ये में भी निकलेगा, है ना। तो मान ले कि तेरे पास यहाँ पर कॉपर 2 प्लस में कॉपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे ई है। तो देखो तो इसको तुम देखेगा तो बोलेगा कि सर इसमें और इसमें क्या है, इनवर्स का रिलेशन है ना।
तुम बोलोगे कि सर अगर ये बढ़ेगा तो ये तुम्हारा क्या करेगा, घट जाएगा। यही होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं है कि ये अगर बढ़ेगा तो ये भी तुम्हारा क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इनवर्स देखने में लग रहा है, लेकिन ये साइन क्या है तुम्हारा, माइनस साइन है ना। तो ये चीज माइनस की वजह से ये इनवर्सली नहीं बल्कि डायरेक्टली जैसा क्या करता है, बिहेव करेगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम बोले कि इफ द वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गेट इंक्रीजेज, the value increases then reduction potential of Cu2 प्लस से Cu गेट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। याद रखना, लग रहा है ऐसे सिंपल में, देखो मैं लिख देता हूं, जैसे कि E बराबर क्या था, E0 माइनस 0.059 बटा n। अब मान लो कि 1 बटा कितना, कॉपर 2 प्लस, जो भी है हमारा रिएक्टेंट कौन सा है, कॉपर 2 प्लस है ना, इस तरह से। तो मान लो कि देखो यहाँ तुमको कंक्लूड करोगे तो कि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा क्या करता था, घटता था। लेकिन यहाँ पर नहीं है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस साइन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज इस पे डिपेंड किया नहीं, ये तो 1 है तो डिपेंड करेगा नहीं। तो ये चीज याद रखना कि द वैल्यू ऑफ कॉपर 2 प्लस इंक्रीजेज देन रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस टू Cu गेट क्या करेगा, इंक्रीजेज, है ना। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, देखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ Cu, यहाँ पर Cu2 प्लस है, वहां पर क्या था, Zn2 प्लस ना, Zn से Zn2 प्लस हो जाता है ना। ऑक्सीडेशन के केस में क्या लिखते थे, Zn ने इलेक्ट्रॉन किया Zn2 प्लस, तो ये ऊपर चल रहा था प्रोडक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस, वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस increases then the oxidation potential of Zn2 Zn से Zn2 प्लस क्या हो जाएगा, गेट डिक्रीजेज। याद रखना, क्यों? अब देखो ये ऊपर में है, देखो यहाँ पर हमने E लिखेंगे, E बराबर E0 माइनस 0.059 बटा n, यहाँ पर मानो जो भी है n वैल्यू 2 भी है, 2 लिखो, 2 कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बटा में Zn यहाँ पर सॉलिड था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये हमारा इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि ये बढ़ेगा तो सर ये भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इफ द वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस increases then the oxidation potential of Zn से Zn2 प्लस गेट डिक्रीजेज। ये याद रखेगा, पूछता है कभी कभी कि क्या करेंगे कि ईएमएफ कोई दे देगा सेल्फ रिएक्शन, अब बोलेगा कि किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू घटेगा। आगे बस समझ। चलिए, तो पहला एप्लीकेशन था हम लोग का कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, हमने क्या किया उसके लिए निकाल दिया है ना। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर दूसरा लिखेंगे हम लोग, सेम चीजें हैं, कोई दूसरा तीसरा कहानी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे कुछ भी हो, सब सेल ही पोटेंशियल है और कुछ नहीं है। देखो इधर दूसरा में कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, नेक्स्ट इक्वेशन के माध्यम से सेम इक्वेशन है, E बराबर E0 माइनस 0.059 बटा में कितना n, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सेम चीज है। इसको अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोल के क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल
इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये क्या है, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, बाकी प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, चलो देखो अब गैल्वेनिक सेल में हम बात करें, देखो इधर गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। यहां पर लिखेंगे फॉर, यहां पर लिखना फॉर गैल्वेनिक सेल, क्या इक्वेशन था, Zn से Zn प्लस कॉपर 2 प्लस था, ये बनता था Zn 2 प्लस प्लस कॉपर था, यही था क्या, ये हमारा सॉलिड में, ये हमारा एक्वस में, ये हमारा एक्वस में और ये हमारा किस में, सॉलिड में। तो क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर, इसीलिए ईएमएफ ऑफ सेल बराबर ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.059, एन का वैल्यू कितना हो सकते हो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, यही ना। तो Zn से Zn 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस कितना, कॉपर। जिंक ने जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा उतना ही कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn 2 प्लस बनाता है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाता है। ये 2 प्लस में कितना जोड़ेंगे कि कॉपर 0 हो जाएगा, और यहां से कितना हटाएंगे कि Zn 2 प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, n बराबर 2 लॉग प्रोडक्ट बटा कितना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बटा में 2 लॉग, जब देख तो प्रोडक्ट कौन कौन सा है, प्रोडक्ट तेरे को Zn 2 प्लस है, कॉपर है, तो Zn 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू कितना, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर किस में, सॉलिड फेज में। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट क्या है, Zn है, ये सॉलिड फेज में तेरा है, और यहाँ पर Zn सॉरी क्या पर क्या बाबू, कॉपर 2 प्लस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन किस फेज में, एक्वस फेज में हो जाएगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसी को क्या बोलते थे हम लोग, रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते थे। इसको सॉल्व करेगा, E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बटा कितना, 2 लॉग हो जाएगा तेरा, देखते हैं यहाँ पर Zn 2 प्लस यहाँ पर एक्वस में था तो ये एक्वस में रहेगा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉलिड वाला का 1, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा Zn 2 प्लस, यहाँ तो ये सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस हो गया। इस तरीके से आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। सेल क्यों बाबू, हमने ईएमएफ ऑफ सेल क्यों बोला, क्योंकि सेल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाला, एक ऑक्सीडेशन के लिए निकाला था, एक रिडक्शन के लिए अलग अलग निकाला था, लेकिन यहाँ पर एक ही सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, तो उसको इस तरीके से निकाला, ठीक ना। जहां पर भी एक्वस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जाएगा, जो सॉलिड फेज में रहेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर नहीं की जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। 1 इसको कैलकुलेट करेंगे 1 मान करके, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया, आगे बढ़े। चलिए तीसरा लिखेंगे एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को Kc निकालना है। अब Kc कैसे निकलेगा जरा देखिए, हम जानते हैं, we know that E बराबर कितना, लास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ई नॉट माइनस कितना था बाबू, 2.303, शुरू से बता देता हूँ, ठीक ना, 2.303
आर टी था ना, और लॉग कितना था, क्यू था। शुरू से इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ ना, 2.303 आर टी लॉग कितना था, क्यू था, और डिवाइडेड बाय कितना था, एन कितना था, एफ था। यही क्वेश्चन था ना। E बराबर नोट माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू, यही था। अब देखो हमने बोला था कि वेयर क्यू क्या था, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट था। देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर याद रखना Q बराबर क्या हो जाता था, Kc, यानी कि Q के बदले में तुम क्या लिख सकते हो, Kc। कहां पर, इक्विलिब्रियम पर। E Q के पावर B कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक ना। और E सेल जो होता है कितना होता है, 0। याद कीजिए पिछले क्लास में बताया था कि इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ऑफ द सेल कितना होता है, 0, ठीक ना। डेल जी का वैल्यू भी क्या होता है, 0, मैंने बता चुका था। तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक ना, आराम से करना है। तो E हमारा 0 हो जाएगा। यहां पर बोल दूं कि एट इक्विलिब्रियम E माइनस ई नॉट, यहाँ पर 2.303 आर टी लॉग क्यू की जगह क्या ले सकते हैं, केसी, अब बटा में कितना हो जाएगा, एनएफ हो जाएगा। समझना बात को। ये टर्म मेरा इक्विलिब्रियम पर क्या बाबू, 0, तो ये 0 बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, अब बटा में कितना, एनएफ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जाओ तो ये हमारा क्या है, बराबर किधर है, ये बराबर किधर, माइनस है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसके आगे ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, देख तो ई नॉट बराबर इसको उधर जाएंगे तो कितना है, 2.303 आर टी लॉग के सी डिवाइडेड बाई कितना, एन एफ हो जाएगा। आज बता भाई, ये माइनस से इसको उठा कर इधर ले आओ, पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ बराबर कितना, 2.303 आरटी लॉग कितना, केसी एनएफ। अब तुम पता है आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा बोल दो। इनवर्ट बराबर डायरेक्ट लिख दूं 0.059 डिवाइडेड बाय कितना, एन लॉग कितना, केसी। कोई दिक्कत है, 2.303 गुना आर का वैल्यू गुना 298 बटा 96,500, जो किया था कितना था, 0.059 लॉग कितना, केसी। अब क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेगा निकालने के लिए, है ना, तो निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालिए, निकल जाएगा। एन का वैल्यू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता ही है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ से केसी। हमेशा याद रखना केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम पे ही सारा कुछ पूछ रहा निकालने के लिए। तो इक्विलिब्रियम पे क्यू बराबर क्या होता है, केसी। तो इक्विलिब्रियम पर हम लोग क्यू की जगह केसी रख दिया, और इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ जो होता है सेल का कितना होता है, 0 होता है। नोट करो, आगे बढ़े, हो गया, चला आगे देख। तीसरा चौथा होगा ना, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड केसी के बीच में। तो नेक्स्ट इक्वेशन आप क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, तुमको पता है E बराबर कितना, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग कितना, Q था, तो हम लोग केसी की बात कर लेंगे। यहाँ पर केसी डिवाइडेड बाई कितना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल जी में रिलेशन आना है, और यहाँ क्या था बाबू, एनएफ था, है ना। देख तो इसको इधर लाएंगे तो E माइनस ई नॉट हो जाएगा बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी डिवाइडेड बाई कितना, एनएफ हो जाएगा। अगर मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम पे, चलो यहाँ पर मैं क्यू ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू है एट इक्विलिब्रियम पर
ई कितना हो जाएगा 0 और क्यू बराबर क्या हो जाता है बाबू केसी हो जाता है। तो जरा देख तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ई के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा -2.303 RT लॉग क्यू की जगह क्या हो जाएगा केसी इक्विलिब्रियम पे क्यू बराबर कितना होता है केसी डिवाइडेड बाई कितना एनएफ हो जाता है। देखो यहाँ पर 0 है इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं तब इसको माइनस ई नोट कर सकते हैं। अब देखो कहता है क्या कि इधर भी एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके तरफ भी हम लोग क्या किया एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया कोई चेंज पड़ेगा क्या एनएफ एनएफ कट जाएगा इस डाटा पे कुछ चेंज पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया हमने क्योंकि यहां से मेरे को एक रिलेशन क्या करेगा निकल जाएगा। तुम नहीं भी कर सकते हो कोई फायदा नहीं हटा दो यहां से क्या दिक्कत है। तिरछा तिरछी गुना तो कर ही सकते हैं हम लोग तिरछा तिरछी तुम गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस। अब तुम लड़का बोलेगा कि सर यहाँ से और यहाँ से इसको कट नहीं कर सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि हमें एक रिलेशन को लाना है ठीक ना क्या ये वाला वैल्यू लाना है हमको। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -NF बराबर कितना -2.303 RT और कितना RT log केसी है log केसी RT log कितना केसी। देख तो डेल जी बराबर कितना होता है -NFE और डेल जी नॉट बराबर कितना होता है -NFE नॉट होता है। तो तुम यहां से क्या कर सकते हो डेल जी के बदले में वापस सॉरी -NFE नॉट के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताओ डेल जी लिख दें as we know that del g नॉट बराबर -NFE नॉट होता है। तो यहाँ पर पुट कर दो -FE नॉट को बदले में हम डेल जी पुट कर सकते हैं इसलिए क्या हो जाएगा डेल जी नॉट बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू -2.303 RT लॉग कितना केसी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल जी नोट बराबर कितना आ गया लॉग केसी का वैल्यू जानते हो। अच्छा तो कहीं कहीं क्वेश्चन में डेल जी पूछ देता है क्वेश्चन में तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेल जी बराबर -2.30 नहीं ठीक है चलिए हो गया। और केसी क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो केसी का वैल्यू आपको प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको पुट कर देना है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की जहां तक बात करेगा तो आप यहाँ पर आसानी से उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमने बोल दिया N1 रिएक्टेंट है और N2 क्या है प्रोडक्ट है। N1 क्या है और N2 क्या है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जो है रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर तुम केसी अगर तुम निकालोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कहीं लिखवाएंगे तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा कितना हो जाएगा पावर में N2 बटा रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है N1 तो कंसंट्रेशन का पावर कर देंगे। तो अगर इस फॉर्मेट में लाना हो तो आप लिख सकते हो डेल जी नॉट बराबर -2.303 RT है ना RT और यहाँ पर लॉग और केसी के बदले में लिख सकते हो प्रोडक्ट के पावर कितना N2 बटा रिएक्टेंट के पावर कितना कंसंट्रेशन के पावर कितना N1 ये भी तुम लिख सकते हो है ना वेयर N1 एंड N2 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। चलिए तो ये रिलेशन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये सब। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है स्टेट बोर्ड तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है ना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। आप पूछो वगैरह तो सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछोगे तो सिंपल लॉलीपॉप रहेगा बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग है ना बताएं चलिए।
देखो तो कुछ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन हो गया है ना। देखिए क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल का है। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द सेल, represent the cell in which following reaction takes place, है ना। दिया हुआ है Mg सॉलिड है अब प्लस 2Ag प्लस है, क्या है 2Ag प्लस है, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001 m दिया हुआ है, तो बनता है Mg2 प्लस, है ना। बगल में है 0.130 m दिया हुआ है, अब प्लस क्या दिया है 2Ag सॉलिड में आपको दिया हुआ है, ठीक ना। ये काम करता है हम लोग को करने के लिए। अच्छा इसमें ये भी कह रहा है कैलकुलेट इट्स ईएमएफ, कहता है कैलकुलेट इट्स ई सेल, है ना। इफ ई नॉट सेल दिया हुआ कितना 3.17 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कोई सेल का यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और कहता है कि सेल को रिप्रेजेंट कीजिए, और कहता है कैलकुलेट इट्स सेल इफ इनवर्ट सेल बराबर कितना, इतना दिया। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है ना, जैसे आपको करना है उस तरह से कर सकते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बताया था मैंने, बता दो। Mg से क्या बनता है Mg2 प्लस, तो हम लिखेंगे Mg सॉलिड है, सिंगल लाइन है ना, जो फेज चेंज को दिखाएगा Mg2 प्लस, ये आपका एक्वस है। यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन दिया हुआ, तो बगल में क्या करेंगे 0.130 m दे दिया। फिर साल्ट ब्रिज, फिर क्या होता है Ag प्लस में क्या बनता है Ag बनता है ना। तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, आप लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर Ag प्लस ले क्या बनता है, कितना है यहाँ पर कंसंट्रेशन बगल में लिख देना है 0.0001 m हो गया। क्या बनेगा तुम्हारा Ag बनेगा, सॉलिड बन जाएगा। तुम यहाँ पर 2 लगाना है, तुम लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कैलकुलेशन में कोई इस्तेमाल इसका होने वाला नहीं है, तो हम नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ये सेल रिप्रेजेंटेशन था। अब कहता है क्या कि ई सेल कैलकुलेट कीजिए, जबकि इनवर्ट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। लगाओ लास्ट इक्वेशन, ई बराबर इनवर्ट माइनस कितना 0.059 हो जाएगा, 059 डिवाइडेड बाई कितना बाबा m था, और यहाँ पर कितना था लॉग तुम्हारा कितना था q था, यही था ना लास्ट इक्वेशन। अब तेरे को e निकालना है, ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है, तो e बराबर ई नोट का वैल्यू कितना है 3.17 माइनस 0.059। अब n का वैल्यू कितना दे दो, हमको इससे मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर कितना है देखो Ag प्लस है, और यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 प्लस है, तो यहाँ पर 1 Kg के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया होगा, और 1 मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा। आई बस तब जाकर के क्या होगा Mg बना होगा। देखो 1 Ag पर 1 पॉजिटिव, तो 2 Ag पर कितना 2 पॉजिटिव होगा, 2 Ag से 2 Ag पर 0 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। 1 Ag 1 इलेक्ट्रॉन को, 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और 1 मैग्नीशियम यहाँ 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। टोटल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है n बराबर 2। नहीं आया समझ में। हमने बोला था कि जितना केमिकल रिएक्शन में लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है वही मेरा n होता है। एक मैग्नीशियम 2 प्लस में है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें सिल्वर, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये सिल्वर की संख्या को बताता है। 1 Ag पर 1 पॉजिटिव चार्ज,
एक एजी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जीरो बनाता है। तो 2 एजी कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया वो 2 सिल्वर के द्वारा गेन करके ये बना होगा। तो एन फैक्टर तेरा कितना हो जाएगा? अगर बात करेंगे तो फॉर दिस रिएक्शन के लिए एन बराबर कितना? 2 हो जाएगा ना? ध्यान देना सब। एन बराबर कितना? तेरा 2 और लॉग क्यू के बदले में लिख सकते हैं लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्शन का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट तेरा कौन कौन सा देख तो, एक मैग्नीशियम, एक सिल्वर, रिएक्टेंट कौन सा? एक मैग्नीशियम और तेरा क्या है? सिल्वर। E बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा कितना? 2 और लॉग देख तो प्रोडक्ट में कौन कौन? मैग्नीशियम का, इसका तो सॉलिड स्टेट में इसका तो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो देखो हमने बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ जो भी तुमको निकालना होगा इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में नहीं करेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते थे तो वहां पावर करते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक ना? तो कितना डायरेक्ट में जिसका दिया उसकी बात करेंगे। इसका तो सॉलिड स्टेट में जिसका 0 कंसंट्रेशन सॉरी 1 कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम 2 प्लस का 0 पॉइंट लिख दे क्या एक बार फिर से देख, मैग्नीशियम 2 प्लस और कितना आएगा? Ag डिवाइडेड बाई कितना? मैग्नीशियम सॉलिड है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? Ag प्लस हो जाएगा। देख E बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा कितना? 2 लॉग Mg2 प्लस का कितना दिया हुआ है? 0.130 बटा Ag प्लस का कितना दिया हुआ? Ag प्लस का 0.0001 m दिया हुआ, इसका कंसंट्रेशन। बाकी Ag मेरा सॉलिड है 1 हो जाएगा, ये Mg मेरा सॉलिड है 1 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन 1, इसका भी कंसंट्रेशन कितना? 1 हो जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी है मैं लिख देता हूँ E बराबर 3.17 और माइनस इतना को सॉल्व करने के बाद तुम्हारा दिया हुआ कितना? यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है? यहाँ पर Ag का पावर दे दिया है, कैलकुलेशन में दे दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पूछ नहीं रहा था यहाँ पर कंसंट्रेशन क्यों दिया भाई? 1.30 यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है इसका पावर में। अच्छा ईएमएफ ऑफ द सेल, अच्छा सेल का ईएमएफ कर रहा है, ठीक ना? चलिए कोई बात नहीं। सेल का क्या है? ईएमएफ है। तो सेल के ईएमएफ के केस में हम लोग को ईएमएफ के केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को करना पड़ेगा, ठीक ना? याद रखिएगा Ag2 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक ना? यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ईएमएफ के केस में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो वहां पर याद रखिएगा ईएमएफ जब भी बात होगी, ईएमएफ ई सेल किया हुआ है, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल की बात कर रहा है ना? अगर रिडक्शन पोटेंशियल होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलता तो हम लिख देता कि रिडक्शन पोटेंशियल के निकाल। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी वहां पर स्टोइकियोमेट्री नहीं होगा। और जब भी अगर आप ईएमएफ की बात है, ईएमएफ ऑफ सेल की बात होगी, वहां पर ले लीजिएगा। अब इतना सॉल्व करने के बाद जो भी है कितना आया था डायरेक्ट में कैलकुलेट तुम करते रहना, ये 0.21 वोल्ट आ जाएगा, है ना? 0.21 वोल्ट आ जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कराना जो भी होगा 2.96 वोल्ट। देखो यहां से तुम आप करना, इसको सॉल्व करके फिर यहां से जो भी होगा ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तेरा चल जाएगा, है ना? मतलब इसको तुम इतना करोगे तो जो भी आएगा यहाँ पर जो लॉग का जो भी वैल्यू होगा, लॉग वाला तो ऑपरेशन में जानते हो, यहाँ से लॉग का वैल्यू जो भी आएगा वहां पहले पुट कर देना, फिर 2 से काट छाट करना, जो भी वैल्यू कर इतना करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इसमें से घटा करके ये लिख लीजिएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने एक बार बोला था आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में नहीं लेना है। जब भी ईएमएफ ऑफ सेल की बात करेगी तो वहां पर हम कंसीडर करेंगे, है ना? ये सॉलिड का पावर 1 होता है कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन 1 के पावर कुछ भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही हो जाएगा, है ना?
ईएमएफ ऑफ सेल में अपना ले लीजिएगा स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर सॉलिड है, +2 Ag प्लस है ना, एक्वस फॉर्म में है ये, और ये बनता है कि आपका कॉपर 2 प्लस एक्वस +2 Ag, आपका 2 Ag सॉलिड है, ठीक ना। देखो हो गया, कहता है इनोट सेल आपका ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ कितना दवा 0.46 वोल्ट दिया हुआ। तो कहता है क्या कि आप इसका वैल्यू निकालो, क्या निकालना है, ई ऑफ द वैल्यू। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, ठीक ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन अभी पढ़ा था मैंने, क्या था बता दो। हमने कहा था ई नॉट सेल बराबर 0.059 बटा कितना एन, और लॉग कितना था, केसी था। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल और केसी का रिलेशन था, हम लोग देख चुके थे। अब ई नॉट सेल निकालना है, सॉरी केसी निकालना है, और ई नॉट सेल दिया होता है। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 0.46 हो जाएगा, और 0.59 बटा एन, और एन का 0.059 है, 0.059 है। और तुम्हारा एन का वैल्यू कितना होगा, देख तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, है ना। तो कॉपर 2 प्लस 1 Ag 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होता है, एन बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं एन बराबर 2 फॉर दिस रिएक्शन के लिए। सोचना है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर 2 प्लस बना है, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ, तो सिल्वर पर 1 पॉजिटिव चार्ज है ना। सिल्वर में 2 है तो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 के लिए 2 पॉजिटिव, तो सिल्वर ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा कि यहाँ पर 2 Ag के लिए 0 हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें 2 लॉस किया और 2 सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन को, 2 सिल्वर कितना 2 इलेक्ट्रॉन को, तो हो जाएगा n बराबर 2। यहाँ पर n बराबर कितना 2 और लॉग कितना केसी हो जाएगा। अब तेरे को पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जरा देख तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.46 गुना 2 बटा में 0.059 बराबर लॉग केसी। कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो इसको सॉल्व करेगा तो ये 15.6 लगभग आ जाएगा, ठीक ना। मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, ये आपका कितना आ जाएगा 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, अब बराबर कितना लॉग केसी। अब तो हम अब जो ये जो वैल्यू आया 15.6 ये लॉग केसी का वैल्यू है, और हमें क्या चाहिए केसी। तो इधर लॉग है तो इधर क्या करेंगे कि लॉग कट जाएगी, जैसे एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पर एंटी लॉग 15.6 बराबर लॉग कितना केसी। एंटी लॉग से लॉग क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो अब यहाँ पर एंटी लॉग 15.6 का वैल्यू जो होता है 3 पॉइंट कितना है 3.92 जो भी है 3.92 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 15, 10 टू द पावर 15 है, ठीक है 10 टू द पावर 15 बराबर कितना केसी। आई समझ में, इतना सम कर लीजिएगा, इसका वैल्यू ये आएगा। अब हमें केसी चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, लॉग केसी नहीं चाहिए। इस लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग, अब एंटी लॉग 15.6 का वैल्यू पूछी गया तो 3.92 10 टू द पावर 15 होता है ना। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैलकुलेशन का तरीका है ना। देखिएगा 9th में पढ़ेगा, 9th 10th में इसको कीजिएगा तो बराबर कितना केसी हो गया, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है सर, लिखिए तो एक क्वेश्चन और है, आगे बढ़े। चलो तो एक क्वेश्चन और है, इस सब से क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, मतलब बोर्ड में नहीं पूछेगा आप लोगों से, कंपटीशन में पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहता है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल, फॉर अ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन दिया है आपका Zn सॉलिड है प्लस कॉपर 2 प्लस है और बनता है Zn 2 प्लस क्या है, कॉपर सॉलिड है, ये एक्वस है, ये आपका एक्वस है, ठीक ना। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, डेल जी नॉट बराबर कितना है, माइनस एन एफ कितना है, ई नॉट, है ना। स्टैंडर्ड ईएमएफ है और डेनियल सेल है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 1.1, ये आपका ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 वोल्ट दिया हुआ है ना। एफ का वैल्यू आपको पता है, एफ कितना होता है 96,500 कूलम पर मोल, और एन का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Zn2 प्लस, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कॉपर, तो n बराबर कितना 2 हो जाएगा ना। निकाल दो डायरेक्ट फॉर्मूला, डेल यूनिट बराबर माइनस n का वैल्यू 2, f का वैल्यू 96,500, ई का वैल्यू कितना 1.1 वोल्ट। तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से इस बेस्ड पे आधारित जितना भी क्वेश्चन था, मतलब एनसीईआरटी के एग्जांपल करवा दिए हैं। अब दो एका दो का क्वेश्चन है, ये सब आप खुद से कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब इसमें क्या बच गया है, एक चीज बच गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, कल का जो क्लास होगा, कल ये टॉपिक चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और उसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, है ना। दूसरी चीज है कुछ रिफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, ये सब देखेंगे। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया, ये कल हम लोग काम कर लेंगे। कल का लेक्चर 2 घंटा का जाएगा और कल ये टॉपिक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, है ना, इसमें बैटरीज है, ये सब कोलिजन है, क्यों जंग लगता है, रस्टिंग है, यही सब पढ़ना है ना। तो ये चीज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब जितने भी हैं आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। और सिलेबस भी क्या किया है कि इस बार आपको हटा दिया, उससे माइनस कर दिया वहां से, ठीक ना। और मैं पढ़ाता भी हूँ तो बच्चों को यहीं तक पढ़ाता हूँ, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक पढ़ाता हूँ। वो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सबसे क्वेश्चन नहीं के बराबर होता है। कंपटीशन में भी अगर 10 साल में होगा तो एक बार पूछेगा, तो वो चीज आप अपने से कर लीजिएगा। नहीं होगा आप लोगों से तो बताइएगा, मैं उसके लिए नोट्स तैयार करके आपको पीडीएफ में डाल करके दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ तो गया, कल का क्लास कम से कम 2 घंटा रहेगा, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल 1 तारीख है, कल ये समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो सप्ताह में जो 2 दिन इसको पढ़ाते थे, इसके बदले में ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म जहां तक पढ़ाए थे वहां तक रहेगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा दिया था चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था। आप पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, जो भी हमारा आगे आएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि 2 तारीख से नहीं, 5 तारीख से, 3 तारीख से मतलब ऑर्गेनिक आपका स्टार्ट हो जाएगा।
इधर जैसे ही हमारा डीएफ खत्म होगा इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक ना। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं कोचिंग कब खुलेगा, कोचिंग कब खुलेगा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिल गया है कि आप लोग सारे शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देगी। आज 30 तारीख है, शायद आज कुछ नया अनलॉक 5 का कुछ गाइडलाइन आएगा, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोचिंग खुलेगा, क्लासेस खुलेगा कि नहीं। स्कूल खोलने की इजाजत है, पहले पार्शियल था, अब सुनने में आ रहा है कि अनलॉक 5 में जो है रेगुलर कर देगा। लेकिन क्या कोचिंग संस्थान को लेकर के ऐसा कुछ न्यूज देता है तो आप लोग को कम से कम 3 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, है ना। 5 तारीख तक हम लोगों ने वर्चुअल डेट रखा था कि शायद उससे पहले हो जाएगा तो 5 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए मत, जैसे ही कुछ न्यूज आएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक ना, इन्फॉर्म किया जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों के प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। मान लें कि 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है, 150 बच्चा पढ़ रहा है, उसमें से अगर 10 को 20 को बच्चा अगर पटना में आएगा तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेज नहीं चलेंगे। अगर 50% से ऊपर बच्चा आएगा तभी उसके लिए करवाया जाएगा, है ना। अब मान लो कि 10 बच्चा आ जाता है तो 10 बच्चा के लिए ऑफलाइन नहीं करेंगे, उसके लिए टीचर है, सारा मैनेजमेंट प्रोसेस में आना पड़ेगा। इसलिए जब इतना दिन तक पढ़े तभी से 2 महीना और होगा, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके बेहतर के लिए, जो भी हो आपके बेहतर के लिए हो। अगर लगेगा कि नहीं कोचिंग क्लासेस खुल जाएगा, बच्चे बहुत मात्रा में आप लोग आइएगा तो आप लोग के लिए बेटर होगा, तो क्लास लगा कर देंगे। जो भी है थोड़ा गाइडलाइन का वेट कीजिए, आएगा तो हम बता देंगे। आप लोग को बार बार मैसेज या कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा टेंशन हम लोग को है, ठीक है ना। चलिए आज की कहानी यहीं तक, कल भर चलेगा इलेक्ट्रो, है ना। इलेक्ट्रो खत्म ही कर देता हूँ, तब इसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे इनऑर्गेनिक टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।